नमस्कार अंजलि जी। नमस्ते मैम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है लीगल विंग्स अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे और सबसे पहले पूरी टीम की तरफ से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है वो पूछेंगे, कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होने के बाद? मैम बहुत ज़्यादा खुशी है सेलेक्ट होने के बाद और अभी तो इट इज़ येट टू सिंक इन वाली चीज़ है। अभी तो लग रहा है कि एक एग्ज़ाम था जो पास कर लिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको पता चला? आपने अपना रिज़ल्ट खुद देखा था या किसी ने आपको बताया था फ़ोन करके? नहीं मैम, मैंने खुद देखा था। तो मैम वो तो बहुत खुशी हुई थी कि अपना नाम पीडीएफ में देख लिया था। आपने देख लिया और फिर किसको बताया आपने? आपका तो फर्स्ट उसमें ही था, फर्स्ट पेज पे ही था। तो आपने स्टार्टिंग से देखना शुरू किया था या स्किप कर दिए थे जल्दी-जल्दी पेजेस? मैम मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने 1 टू 10 देखा था, उसके बाद मैं पीछे से देखना शुरू किया था और मेरा रैंक 12th था। तो वो बाद में मतलब आफ्टर लाइक लैप्स ऑफ 5 मिनट्स मैंने अपना नाम देखा था। मैंने तब तो मम्मी को बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने सालों का आपका सफ़र रहा? 3 साल तो जो दिख रहे हैं कि प्री का नोटिफ़िकेशन आया, एग्ज़ाम हुआ, देन इंटरव्यू। तो 3 साल तो ये ऑन रिकॉर्ड है ही, बट आपका खुद का कितना ड्यूरेशन रहा इसमें और आपकी जर्नी कैसी रही, जब से आपने एलएलबी किया तब से लेकर और जज बनने तक? एक बार आप हमें अपने सफ़र के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैम मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 2019 में जून में। उसके बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी एलएलएम में एडमिशन लिया था जुलाई 2019 में। उस दौरान मेरे सिया मैम जो कि 30th में फर्स्ट रैंक आया था उनका, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे अंदर कि मैं ये एग्ज़ाम कर सकती हूँ। तो एक्चुअली मुझे कभी पता नहीं था कि मतलब बहुत अपने अंदर डर लगता था या कॉन्फिडेंस नहीं था कह सकते हैं कि कर सकते हैं यार। तो मैम वो मतलब एक होता है तराशना कि वो देखी कि हम कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने मेरे को गाइड करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेरे को बताया था कुछ टीचर्स के बारे में। अगस्त 2019 में मैम मैंने पटना में ही पटना लॉ क्लासेस करके बाय अनिल सर है, उनको जॉइन किया था अगस्त 2019 में फुल कोर्स में। उसके बाद मैम 2020 में कोविड के टाइम जून 2020 में कोविड के टाइम किशोर सर हैं पटना में, उनसे भी मैं गाइडेंस में हमेशा रही हूँ 2020 से। मैम तो मैम बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है मतलब 30th की टॉपर मैम सिया मैम का। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सक्सेस जो होती है वो एक दिन की और एक व्यक्ति की नहीं होती है। इसमें हर व्यक्ति का छोटा-छोटा बिल्कुल उसी तरह रोल रहता है जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी छोटा-छोटा सा रोल था। तो रास्ते आते हैं, मंज़िलें मिलती हैं, लोग मिलते जाते हैं, कोई इंस्पायर करता है, कोई मोटिवेट करता है। तो इस तरह से कारवां बनता जाता है। तो आपने बहुत ही कम उम्र में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है आई थिंक बिहार में? यस, यस और मैम। शायद जुडिशरी का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, है ना? या इससे पहले आपने यस कोई मैम और और एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम भी नहीं नहीं मैम दिया आप? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मैम हाँ, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। जुडिशरी का भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और बिहार जुडिशरी का भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत ही यस मैम। अच्छे से आपने इसमें किया। लेकिन एक जो चीज़ होती है हर्डल्स, हर्डल्स तो सबके सामने ही आते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कोई भी कि जिसके सामने नहीं आएँगे। तो हम बात करना चाहेंगे उन हर्डल्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है पर्सनली आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती थी और मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी? तो आप उनकी ओर थोड़ा-सा बताएँ। हाँ, सबसे पहला हर्डल था जीके जीएस। मैम कुछ नहीं आता था, एकदम स्क्रैच से शुरू किए थे। तो मैम इसमें भी एक तो हम लोग को हिंदी ल्यूसेंट पढ़नी पड़ती थी। तो उसमें मेरी मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती थी कि मेरे को क्योंकि आपको एक बात होता है कि आप रीड कर रहे हो, एक बात होता है कि आप उसको रिटेन कर रहे हो। तो मेरी मम्मी पढ़ती थी और हम अब फिर से हमको बुलवाती थी हिंदी वाला क्योंकि मैम मेरा इंग्लिश ही रहा है मीडियम ऑफ स्टडी और यहाँ पे हम लोग हिंदी ल्यूसेंट एटलीस्ट फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करते थे। तो मैम उसमें जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती थी मेरी कि वो रीड करती थी और फिर हम बोलते थे उस चीज़ को, तो ऐसे हम लोग साथ में बैठ के उसको याद करते थे, फिर वो मेरे से क्वेश्चन भी करती थी। तो मैम जीके में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी हमको। थोड़ा पीटी हो गया तो थोड़ा लगा कि जीके में एक डिसेंट स्कोर था, तो मैम लगा कि अब मेंस में थोड़ा और मेहनत करते हैं, तो मैम मेंस में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स मैम जैसे कि आप बताई साइंस का अलग से पेपर होता है मैम तो अ, ज़्यादा उसमें भी मैम बहुत मेहनत कर मैम इंग्लिश वाली जो लूसेंट आती है, उसको देख-देख के मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स एक कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे। तो मैम वो किए थे साइंस के लिए मैम, अलग से जो साइंस के लिए और मैम जीके का जो मेन्स पेपर होता है, वो
जितना पॉसिबल मिल सकता था उसको प्रीवियस ईयर मैम सॉल्व किए थे। मैम ये भी हम लोग के जो कोचिंग में एक सर जिनका बताया अनिल सर, वो हम लोग को प्रीवियस ईयर खुद से भी सॉल्व करके दिए थे। तो मैम उतना थोड़ा मेहनत कम हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जीके जीएस आपको एक मेन हर्डल इसमें फील हुआ था। और कोई चीज लैंग्वेज जैसे हिंदी है, अब उसमें मार्क्स तो ऐड होते नहीं है, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स तो लाना बहुत जरूरी होता है। तो आपको कैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आई या कैसे ठीक रहा उसका? हिंदी वाला जो पेपर था वो हमने पूरा अपनी मम्मी को दे दिया था कि मम्मी अपने से देख-देख के जो पढ़ा दें। तो मैम वो जो-जो हमको देख के पढ़ा दी थी, तो हम उतना ही पढ़ के गए थे जितना वो हमको बोल के दी थी, कितना पढ़ाई थी बस मैम। मैम अरे हम उसका वाह! प्रीवियस ईयर हम देखे भी, तो मैम दैट वाज़ लेफ्ट टू माय मदर। शी वेरी गुड। स्टिल केप्ट देयर एंड शी टोल्ड मी कि वो अब हटाएँगी वहाँ से। मतलब एज़ अ अभी तक अपना हिंदी बुक्स रखी मैम, मेंस तो जुलाई 2021 में हुआ था, अभी तक वो वैसी ही बुक्स रखी हुई हैं। तो ऐसा कहते हैं कि मदर जो होती है, माँ जो होती है, वो पहली गुरु होती है एक बच्चे की, है ना? वो पहली बच्चे को जो सिखाती है वो मदर ही सिखाती है, राइट? तो आपकी इस जर्नी में मदर का बहुत रोल है, उन्होंने तो आपको एक्चुअल में पढ़ाया है, वो आपकी गुरु भी है, मदर भी है, सपोर्टर भी है। वेरी गुड। तो हम मीटिंग के एंड में आपकी मम्मी से भी मिलना चाहेंगे, उनको भी ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है? और इस जर्नी में आप आगे बताइए, 3 साल का जो ये ड्यूरेशन था, जो एक तरह से वेट करते हुए प्री 1 साल में हुआ, फिर मेंस 1 साल में हुआ, देन इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर हुआ। तो इस बीच में आपको कभी लगा कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, प्लान बी ऐसा कुछ आपने सोचा था? या किसी और स्टेट के एग्जाम, क्योंकि इन दिनों काफ़ी जैसे आरजेएस दोबारा फिर हो गया, देन सिलेक्शन की लिस्ट भी आ गई, तो आपको लगा कि नहीं यार मैं भी ट्राई कर लूँ दूसरे स्टेट के एग्जाम्स? मैम जैसे कि आप हम लोग इससे पहले हर्डल्स की बात कर रहे थे, तो मैम सेकंड हर्डल यही था पेशेंस। मैम बहुत तगड़ा पेशेंस टेस्ट था इसका। तो मैम मेरा बैकअप ऑप्शन मैम जैसे कि मैम जुडिशरी में बिहार था या फिर दिल्ली देना था, पर मैम मैं किसी कारणवश दिल्ली नहीं दे पाई थी जाके। मैम और दूसरा जैसे कि आप बताएँ कि बैकअप में मेरा हम टीचिंग के लिए सोचे थे, तो मैम आई वाज़ अ को-राइटर फॉर अ बुक इन थॉमसन रॉयटर्स। तो मैम मेरा वो जो ड्यूरेशन 1 ईयर का पीरियड था मैम, वो उस किताब के रिसर्च और राइटिंग में चला गया। तो ओके। मैम आई वाज़ इट विल बी पब्लिश्ड बाय थॉमसन रॉयटर्स मैम। ओके, किससे रिलेटेड है ये बुक? Ma'am, it was about Bihar police research, ma'am, the reforms and the what are the challenges? वेरी नाइस। तो आप इतनी सी उम्र में नेट भी क्लियर कर लिए, जुडिशरी में भी सेलेक्ट हो गए और आप बुक भी लिख रहे हैं। वेरी गुड, अमेजिंग। तो आपके लिए एक वो जो होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो बिल्कुल वाली है। इतनी सही सी बात है। जैसे अभिमन्यु को छोटा समझ के युद्ध के मैदान में वो लोग नहीं उतार रहे थे, डर रहे थे कि नहीं ये क्या करेगा, छोटा बच्चा है, राइट? मैम, it तो is आप all because of blessings of my teachers, मैम। वो भी मैम हमको एक मेरी हमारे कॉलेज में मैम है, जैसे हमको वो असाइनमेंट मिला मैम, तो मैम टीचर्स का बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, तो मैम ये आपने कभी प्लान बी अपना सोच के रखा हुआ था या सोचा नहीं था कि अब सोचूंगी बाद में कुछ ऐसा? नहीं मैम, प्लान बी तो मैम पहले रेडी करके रखे थे ना। मतलब मैम दिसंबर 2020 में मैम मेरा क्लियर हो गया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो मैम पहले ही थोड़ा सिक्योर होके रखे थे मैम कि नहीं होगा तो मैम इधर जाना है। बिल्कुल। तो आपके लिए वो बात एकदम बिल्कुल सही है कि दौड़ना है, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना है, राइट? यस, मतलब पता है मैम, हाँ मैम। मैम ये था कि घर पे ही बैठना है बहुत दिन, तो मैम थोड़ा ये मैम वर्क कर रहे थे कहीं से जो भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी मैम उसको फुल यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आज के यूथ की बात है, वो एक चीज़ के ऊपर ना वो रह के कंटिन्यू मेहनत करता है और लगा रहता है कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि इस एज में आप चैलेंजेस भी फेस कर सकते हो, इस एज में आप रिस्क भी ले सकते हो, है ना? स्विच भी कर सकते हो और बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम के जिनका अभी जस्ट रिसेंटली पास आउट हुए हैं या नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, उनको आपकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी आपसे कि क्योंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? और आप काफ़ी यंग भी थे, तो कैसा आपको लगता था कि मतलब काफ़ी सीनियर जो लोग होंगे, उनको देख के ऐसा लगता होगा यार इनका 2-2 3-3 जैसा मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ। कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मैम वो 4 साल से लगे हुए हैं, मैम वो इंटरव्यू से वापस आ गए या मुझसे कहते हैं कि मैम आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपका नहीं हुआ, आप इंटरव्यू से वापस आ गए, हम तो कहीं नहीं है, हमारा क्या होगा? तो ऐसा कभी आपको फ़ील हुआ, आपके मन में आया था ऐसा कुछ पॉइंट? मैम सेल्फ डाउट तो होता ही है, मतलब जब तक आप अपना पीडीएफ में नाम नहीं देख लो तो मैम उस दिन के मैम आधा घंटा मतलब मैम जब तक देख ना लो तब तक होता है मैम। पर एक मैम आई नेवर थॉट कि हम
मतलब मैम बिकॉज़ इतना लोगों का मैम मेरा जितना कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं था मैम, लोगों का बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस। तो मैम मेरे अंदर बस ये था कि अपने फेल हो जाना है लेकिन उन लोग का नहीं टूटने देना है कॉन्फिडेंस अपने अंदर से। तो मैम ये बहुत मतलब तो अगर आप 100% वर्क कर रहे थे तो आप उसको 200% मैम जितना हो सके उतना पढ़िए। मतलब ऐसे मैम क्योंकि आप तो देखी ही थी मैम कि लोग इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करते थे मैम कि अपने में गिल्ट लगता था कि अगर फेल हो गए तो मैम उन लोग का क्या मतलब वो लोग का कैसे होगा? तो मैम ये जो एक सोच थी वो बहुत मोटिवेट करती थी कि आई गिव माय लाइक ऑल आई कैन। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज में। तो मैं भी बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगी कि आपने जो चीज के बारे में सोचा है, स्पेशली फर्स्ट टाइमर हो या रिपीटर्स हो या जो भी है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन से मिलकर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, कहीं से भी जरा सा भी नेगेटिविटी लगे या अनईजी फील हो किसी की प्रेजेंस से, तो आप वहां से कट ऑफ कर लीजिए, बिल्कुल ही अलग हो जाइए। रीजन, यस मैम। वो एक बार बोल के चले जाएंगे, एक सेंटेंस बोल के चले जाएंगे, बट उस सेंटेंस का जो इफेक्ट होगा वो काफी दिन तक आपके ब्रेन में घूमता रहेगा, और आपकी इतनी एनर्जी लगेगी उस चीज को सप्रेस करने में और अपनी एनर्जी को फिर से दोबारा लेकर आने में। ऐसा मेरा मानना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अंजलि जी? मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप इस तरह का एग्ज़ाम्स दे ही रहे हैं, तो ऑलरेडी आप बहुत प्रेशराइज़्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कम दिमाग में रहता है कि कॉम्पिटिशन है, हमको आगे रहना है। तो मैम ऐसे लोगों के साथ हम लोग को इस समय छोटा अपना ग्रुप करना चाहिए जो आपको आप में बहुत विश्वास रखें, आपको मोटिवेट करें और जब भी आप क्योंकि मैम ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको हर 15 दिन में लगेगा कि क्या कर रहे हैं? बिकॉज़ आपके दोस्त जो भी लॉ किए हैं मैम बहुत सारे कॉर्पोरेट फील्ड्स में होंगे, बहुत सारे अर्न कर रहे होंगे एंड यू आर स्टिल सिटिंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। So मैम फॉर दैट लाइक फॉर एवरी 15 डेज़ यू नीड अ मोटिवेशन। तो मैम मेरे क्लोज़ ग्रुप के फ्रेंड्स थे, फैमिली थी मैम और मेरे टीचर्स और मेंटर्स थे, जो कि बहुत मतलब हमेशा एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन रखते थे। जैसे कि मैम मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं वो थ्रू आउट मेरे साथ इस जर्नी में रहे थे मैम। तो एक बार मुझे बहुत हम लोग एक पे मैम कोई टेस्ट था, पीटी के पहले मैम टेस्ट था, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, "इफ नॉट यू देन हू?" तो मैम इस तरह से जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं मैम आपको उन लोग के साथ मतलब एटलीस्ट इस समय जैसे कि मैम आप बोली कि जो लोग आपको नेगेटिव लगते हैं मैम उससे कट ऑफ हो जाइए। आपका रिजल्ट आएगा, हर इंसान आपके पास वापस आएगा और बिल्कुल। वही अगर आपका और जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो वो और 4 बात सुना के आपको जाएगा। तो मैम इन्हीं इंसान मतलब आप कोशिश कीजिए हम लोग एक सोशल ह्यूमन बीइंग हम लोग सबसे कट ऑफ नहीं हो सकते बट आप चुप रह जाइए एंड जस्ट डोंट माइंड व्हाट ही इज सेइंग और व्हाटएवर ही और शी इज सेइंग। और मैम अपना जो एक सराउंडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव लोग के साथ रखिए और रेगुलर उन्हीं लोग से बात कीजिए जो आपको बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। तो अंजलि जी, मैं एक 2 क्वेश्चन पूछूंगी। एक तो ये, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था, बच्चे अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, उनके लिए जैसे नवंबर दिसंबर की वैकेंसी है 1 डेढ़ महीने बाद, तो क्या उनको करना चाहिए या पूरी थ्रू आउट 1 ईयर अपनी प्रिपरेशन को देकर के देन उन्हें मैदान में उतरना चाहिए, एग्जाम देने चाहिए? तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहिए? मैम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कितना टाइम है, वैकेंसी आएगी, आप एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि वी विल नेवर बी प्रिपेयर्ड मैम, 100% मैम कभी प्रिपरेशन किसी की नहीं होती है। हमेशा मैम अभी तक लगता है कि अरे ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये मैम इंटरव्यू तक जाते-जाते ऐसा लग रहा था कि ये भी नहीं मतलब ये बाकी है, वो बाकी है। तो मैम जिसका भी मैं सबसे पहले बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर कीजिए 1 साल फिर एग्ज़ाम दीजिए। आपने प्रिपेयर जितना भी कर रखा है, उतनी प्रिपरेशन में आप एग्ज़ाम तो दीजिए। और मैम आंसर राइटिंग के लिए तो मैम आई विल से कि मैम यू शुड डिवोट 2 आवर्स इन राइटिंग। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो भी आप लिखने की प्रैक्टिस एक रखें क्योंकि आपको वहाँ जाके लिखना ही है। तो देख ही देख के लिखिए, कहीं आपके जो मतलब जैसे मैम नोट्स देती हैं तो उनको देख ही देख के लिखिए, लेकिन लिखिए। क्योंकि मैम उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। आपको खुद लगेगा कि सब हेडिंग थोड़ी बड़ी लिख देते हैं, आपको खुद लगेगा कि थोड़ा जो केस लॉज़ है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। आपको खुद लगने लगेगा कि आपको खुद आइडियाज़ आने लगेंगे कि कैसे हम इसको ब्यूटीफाई करें कि मेरे एग्ज़ामिनर जो पढ़ रहा है उसको कैसा लगे। जैसे मैम छोटी-छोटी टिप्स है कि मैम जो एग्ज़ामिनर होते हैं अक्सर वो थोड़े एज्ड होते हैं, तो थोड़ा जो कोशिश कीजिए कि जो आपका फ़ॉन्ट है वो थोड़ा मतलब छोटा ना हो, एटलीस्ट इतना हो कि अगर कोई एज्ड पर्सन भी देख रहा है तो उसको दिखे आपका आंसर। तो मैम ये सब जो छोटी-छोटी बातें होती है मैम, ये सब भी बहुत आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी वो फ्रुक्टिफाई होगा मैम। आप एकदम एंड में अगर आप पीटी करके फिर ये करोगे तो मैम वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम की डेट आती है, देन पोस्टपोन्ड हो जाता है।
उस ड्यूरेशन में जिस दिन पोस्टपोनमेंट की खबर आती है उस दिन तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अब हम ये करेंगे, अब वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। लेकिन धीरे 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 वो बिल्कुल उसी लाइन में चले जाते हैं जो पहले उनके साथ हो रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और वो 1 महीना कब निकल जाता है पता नहीं लगता। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि पहला तो ये कि कैसा फील होता है, और ये जो पोस्टपोनमेंट होते हैं इससे कैसे, क्योंकि जिस बच्चे ने तैयारी करी, जो तो फुल माइंडसेट से है कि इसी में एग्जाम होगा, उसको तो बुरा लगता है कि आगे खींच गया। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? और वो जो कहते हैं कि ओ थैंक गॉड आगे बढ़ गई डेट, अब मैं ये कर लूंगा या ये कर लूंगी, उनके लिए भी, दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए आप बताएं। मैम पहले जो प्रिपेयर्ड रहते हैं उन लोग के लिए बताते हैं। मैम उन लोग के लिए फर्स्ट जिस दिन डेट बढ़ती है, आप कम से कम 1.5 दिन बुक मत छुइए, क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी उस एड्रेनल रश में रहते हैं कि एकदम एग्ज़ाम वाले, तो गिव योरसेल्फ टाइम टू रिलैक्स। उसके बाद आप फिर से उसी शिद्दत से जो भी आपको टाइम लेना है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, उसके बाद आप फिर से उसी तरीके से अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उन लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि अब हमारा कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। क्योंकि जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ लेंगे अब। तो मैम इस तरीके से उन लोग को फिर से अपना जितना थोड़ा-सा टाइम ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दें अपना। और मैम जो नहीं पढ़े थे मैम, उनके लिए ये है कि मैम वो लोग इस टाइम को वाइज़ली यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मैम हम लोग ने खुद देखा है कि जो लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारा पीटी 2 बार आगे बढ़ा था। एक बार जून या जुलाई में होने वाला था, एक बार सितंबर या अक्टूबर में होने वाला था, फाइनली जाके दिसंबर में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो लोग कोविड में अपना जॉब कोविड के में घर आए थे। दे हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म, लेकिन आज उन लोग का सिलेक्शन हो रखा है। तो मैम ऐसे बच्चे भी हैं जो वाइज़ली अपना टाइम यूटिलाइज़ किए। तो मैम अगर आपको चाहत है करने की, तो मैम वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मैम प्रॉब्लमैटिक होता है उन बच्चों का जो मैम प्रिपेयर्ड रहते हैं और उन लोग का डेट बढ़ जाती है, तो मैम वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो मैम उन लोग को एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने को देना चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स करके, एंड देन दे हैव टू स्टार्ट इट ऑल लाइक दैट दे वर डूइंग, क्योंकि मैम उन लोगों का कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कोचिंग के बारे में बताया था, तो किसी जैसे बोलते हैं कि दिल्ली जाओ, दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग है, तो ज़्यादातर बच्चे कहीं के भी हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, सारे दिल्ली जाते हैं। तो आपके मन में कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार मैं पटना से ही पढ़ रही हूँ, मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए था, या मैं क्यों नहीं गई? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे स्टार्ट ही प्रिपरेशन कराई गई थी मेरी सीनियर के द्वारा, तो मैम वो पटना में रह के ही की थी और वही मेरी रोल मॉडल थी इस एग्जाम के लिए। तो मैम मेरे को कभी भी एट लाइक 1% भी कभी स्ट्राइक गलती से भी नहीं किया कि मैम दिल्ली जाना है। मैम उन्होंने यही किया था, उन्हीं को देख के स्टार्ट किए, उन्हीं तो मैम कभी नहीं लगा, हमको तो कभी नहीं लगा मैम पर्सनली। और मैम ये एक बात होती है कि जो उन्होंने भी मेरे को बताई थी, जो आप लोग सब बाकी सारे व्यूअर्स से शेयर करते हैं, कि मैम अपने मेंटर्स पे, जो भी आपके गुरु हैं, उन पे पूरा शिद्दत से भरोसा कीजिए। जो पढ़ा रहे हैं, आपने खुद उनको चूज़ किया है, तो अब आप उन पे भरोसा कीजिए। वो जो टेस्ट लेते हैं, वो जो आपको फीडबैक देते हैं, उसको पॉज़िटिवली लीजिए। आप हमेशा अच्छे नहीं होंगे। आप बहुत हो सकता है आप कॉलेज में आपको बहुत नंबर आता हो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, तो वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। और मैम जैसे कि आप जैसे बता रहे थे मैम कि कुछ बच्चे होते हैं, जो 4-5 इयर्स से लगे रहते हैं और हम एकदम फ्रेशर होते हैं। तो मैम ऑब्वियसली वो लोग आगे होंगे, हम लोग ऑब्वियसली उनसे थोड़ा पीछे होंगे मैम। तो उसको भी थोड़ा पॉज़िटिवली लेके चलना है कि कोई बात नहीं, आज हम यहाँ हैं, हम भी पढ़ के वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, मैम क्योंकि बिल्कुल। जीके जीएस में हाँ, बहुत होता था हम लोग के साथ कि मैम जीके में कुछ नहीं आता है, बहुत लोग को बहुत आता था मैम, तो थोड़ा-सा हाँ, लगता था। तो एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, मेंस में बिहार में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमको चूज़ करने पड़ते हैं, तो आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए थे? मैम मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स लिए थे। मैम हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिया था। मैम ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में था। दूसरा मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लिया था। और उस मैम वो सब्जेक्ट को कभी भी हम बहुत अंदर से नहीं पढ़े थे, तो मैम मेरा मन था उसको थोड़ा पढ़ने का अच्छे से। और मैम तीसरा कमर्शियल लॉ जिसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। मैम ये 3 पेपर्स मैंने लिए थे। इनको चूज़ करने के पीछे आपने कोई प्लानिंग करी थी, स्ट्रैटेजी थी, या किस तरह से चूज़ किए थे? क्योंकि बिहार में बच्चों को फॉर्म भरते समय ही अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, पूछते हैं या वो करते हैं। तो आप उनके लिए कुछ सजेस्ट करिए, क्योंकि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। एक तो मार्केट में ये खबर होती है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आप ये मत लेना। इसमें मिलते हैं तो ये लेना। एक तो ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो सुन लिए होते हैं। नंबर 2 प्रॉब्लम ये आती है कि किसी का कोर एरिया जो है, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, बट किसी ने कह दिया कि वहां मार्क्स नहीं आ रहे,
तो वो फिर वहां अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया माइंड में, क्योंकि वो सुन लिया उन्होंने स्टेटमेंट। तो इन दोनों सिचुएशन से निकलने के लिए आप कुछ मैंने अपना भी इंटरेस्ट और अपने सीनियर्स और अपने मतलब अपने टीचर्स से पूछ के लिया था। और मैम ये जो आप दूसरा क्वेश्चन पूछी मैम कि मार्केट में एक नोशन जो हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो मैम ये बहुत गलत है। क्योंकि एट टाइम्स कभी हो सकता है मैम कि किसी को कौन-सी आरबी में बहुत नंबर आया हो, किसी को कौन-सी आरबी में कम नंबर आया हो मैम। तो मैम ये पर्सनली आपके लक फैक्टर पे भी हो सकता है, डिपेंड करे या उस पेपर को कौन जाँच रहा है मैम। लेकिन आप किसी और के बोलने पे कि मार्क इसमें कम आया तो लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गो विथ योर अंडरस्टैंडिंग ओवर द सब्जेक्ट एंड व्हाटएवर योर टीचर गाइड्स यू। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच थी? मैम अप्रोच यस मैम, ये मैम हम लोग कॉलेज टाइम से भी सीख रहे थे और हम लोग के अभी टीचर्स ने भी हम लोग को गाइड किया था। मैम पहले हम लोग ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स ऑफ इश्यू लिखते हैं, फिर लॉ डिस्कस्ड एंड देन फाइनली व्हाटएवर कंक्लूजन वी राइट। तो मैम एक उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसान होती है। मैम लिखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं ये। और मैम तो एक ये चीज़ और बोलना चाहेंगे मैम, जैसे टीपी में मैम अभी हमको याद आ गया तो बता रहे हैं मैम, फ्लो चार्ट्स वगैरह का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, तो मैम वो आपका पेपर बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। बिल्कुल जैसे कब चार्ट नहीं बनाने चाहिए, लेकिन ये चार्ट देखिए मैं ये कहना चाहूंगी व्यूअर्स को, स्पॉन्टेनियसली नहीं आपका ब्रेन चलेगा जब तक आपने उनको बहुत पहले से बना बना के बहुत बार प्रैक्टिस नहीं की है। एकदम से आप सोचे कि मेरा दिमाग चल जाएगा और मैं सुंदर सा डायग्राम बना लूंगी वहां, तो वहां ऐसा नहीं होगा। आपको उसको लिए पहले से बना के रखिए और प्रैक्टिस करिए, बार बार उनको बनाइए। राइट अंजलि जी? यस मैम, जैसे मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोग को एक बहुत ईज़ी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे था। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन बट दैट वाज़ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मैम एक जैसे डायग्राम बना दिए थे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख के मतलब सॉरी फ्लो चार्ट बना दिए थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या व्हाट इज़ इंक्लूडेड, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो खुद में ही लग रहा था कि थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैम खुद में भी दो लगा था, तो फिर एग्जामिनर को तो लगा होगा। पेन यूज कर सकते हैं या सिर्फ सिंगल कलर के पेन से ही आपने एग्जाम लिखा था? मैम एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि पेन चेंज नहीं कर सकते हैं मैम। हम लोग तो इतना डर गए थे कि पेंसिल भी नहीं यूज़ किए थे। एक ही पेन यूज़ करना है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने अपने आंसर को फिर कैसे डिफरेंशिएट किया? क्योंकि एक जैसा दिखता है वो, तो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाने के अलावा अंडरलाइन कुछ? मैम सेम पेन। मैम उतना टाइम भी नहीं रहता है कि चेंज करें। मैम अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे किया, तो मैम जैसे सब हेडिंग या हेडिंग जो थी वो थोड़ा बड़ा लिखते थे मैम। जैसे मैम हम आपको शेयर कर देंगे, वो थोड़ा उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा रहता था और आंसर का फॉन्ट उससे कंपैरेटिवली छोटा होता था कि वो अलग से दिखे। और मैम केस लॉस को कैपिटल में लिखते थे। तो मैम ये थोड़ा-सा उसमें मैम आ जाता, वो केस लॉ लिख के तो उसको अंडरलाइन करते थे, उसी पेन से मैम, सेम पेन। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई मेंस के लिए। और अब हम चलते हैं इंटरव्यू के एस्पेक्ट पे कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैम इंटरव्यू के लिए भी मैम हमारे बहुत मॉक्स होते थे और बहुत एंड एंड तक अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता था मैम, तो बहुत सारे मॉक्स में एनरोल भी किए थे मैम। आपका भी जो मॉक हुआ था मैम, आप उसमें भी एनरोल हुए थे। मैम ब्रश अप करना है आपको अपना पीटी मेंस सारा कुछ, पीटी मेंस। और हाँ मैम आईपीसी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है बिहार में, लेकिन अक्सर बोला जाता है कि बिहार में आईपीसी पूछते हैं। तो मैम आईपीसी अच्छे से एक बार पढ़ना होगा इसमें इंटरव्यू के लिए। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स यू आर कवरिंग फॉर पीटी एंड मेंस, वन एड ऑन इज आईपीसी। और मैम मॉक्स जितना देते रहिए उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मैम। तो मॉक्स हम बहुत सारा दिए थे मैम, कोशिश किए थे कि बहुत सारा मॉक्स थे। आपका कैसा इंटरव्यू में एक्सपीरियंस रहा था? क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 12 मिनट्स चला होगा। मैम सबसे पहले पूछा गया था कि आप एलएलएम किए हैं? तो फिर आप सब द फर्स्ट क्वेश्चन दे थ्रू अपॉन मी वाज़ व्हाट वाज़ द नेम ऑफ योर डिसर्टेशन? Then I told them it is critical analysis on Sabrimala judgment. Then they asked the question ki, according to you, is the judgment correct? And they kept on asking these kind of opinionated questions कि UCC लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस तरह से मैम पूछे थे। फिर मैम पूछे थे कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन पूछे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट है? इस तरह से पूछे थे। फिर मैम 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे। हाँ मैम, एक एक डायरेक्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 311 पे, प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स वाला। उसके बाद पूछे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड पब्लिक सर्वेंट। और मैम एक और क्वेश्चन पूछे थे याद मैम दैट वाज़ आल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन। मेरे को मैम अभी याद नहीं आ रहा है। कोई दैट वाज़ बात अ नहीं।
क्वेश्चन। तो बात नहीं देखिए जैसे कि क्या होता है कि 2 तरह के आपके इंटरव्यू चलते हैं, मैं बच्चों को हमेशा गाइड करती हूँ। एक तो होता है कि बेराग बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एकेडमिक्स के वो पूछे जाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो आपके पर्सनल ओपिनियन वाले, है ना? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए, है ना? तो जो बेराग वाले हैं वो तो बच्चा फिर भी किया हुआ है, इतने दिनों से पढ़ा हुआ वो बता देता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका ओपिनियन पूछा है, अब आपको नहीं पता, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि क्या उन्हें वो अटेम्प्ट करने चाहिए या सॉरी बोल देना चाहिए या किस तरह से पहले उन्हें बोल के अटेम्प्ट करना चाहिए? मैम इस पे मैम हमको याद है मैम आपसे बात हो रही थी तो आप बताई थी हमको ये बात कि मैम एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट और लास्ट में बैलेंस्ड ओपिनियन करके छोड़ दो। तो मैम आई ट्राइड दिस मैम एंड आई थिंक इट वर्क वेल। ओके, चलिए वो हाँ, इंटरव्यू की बात है। कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले तो आई विल से कि इस तरह के एग्जाम में स्पेशली अगर आप बिहार का या एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बिहार का दिया है तो आई विल नॉट से अपॉन एनी अदर स्टेट। मैम तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग को फेस करना पड़ा था वो था एक पिलर ऑफ पेशेंस। मैम अपार्ट फ्रॉम पीटी मेंस इंटरव्यू देयर वाज वन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंस, क्योंकि मैम द नोटिफिकेशन केम इन मार्च 2020 एंड द फाइनल रिजल्ट केम इन अक्टूबर 2022। तो मैम अप्रॉक्स 3 इयर्स। तो मैम वन थिंग इज लाइक यू हैव टू बी पेशेंट। तो इसके लिए मैम यू हैव टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु ओनली इमिटेट पॉजिटिव वाइब्स एंड हु बिलीव इन यू एंड हु विल मोटिवेट यू। एंड मैम एडवाइस बाकी मैम जो मेरे को लैकिंग लगा मैम, मेरे में भी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी थी। तो मैम अगर मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा उधर हमने और प्रैक्टिस किया होता मैम थोड़ा, क्योंकि मैम अब समझ में आ रहा है, तो मैम मे बी आई वुड हैव लाइक परफॉर्म्ड अ बिट बेटर देन व्हाटएवर आई हैव स्कोर्ड राइट नाउ। तो मैम राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए मेंस में, और एमसीक्यूज बहुत सॉल्व करते रहिए। मतलब पढ़िए, आप अपना सेल्फ स्टडी, आप जिन भी कोचिंग में एनरोल्ड हैं वो पढ़िए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए और आप ये टाइम भी निकालिए एमसीक्यूज सॉल्व करने का और आंसर राइटिंग देने का। एंड जब पीटी नजदीक आने लगे तो आप आंसर राइटिंग बंद कर दीजिए और एमसीक्यूज पे पूरा ध्यान रखिए। बिल्कुल, और आप इंटरव्यू ओनली पर्सनालिटी टेस्ट, तो वो आप जितना आप पढ़ते रहिए, मॉक्स देते रहिए, आपको फीडबैक मिलता रहेगा, अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही अंजलि जी। टाइम रख सकते हो। कैंडिडेट होते हैं वो इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाऊँगा, मैं ना मूवी देखूँगा, ना किसी की शादी-ब्याह में जाऊँगा या ना कुछ करना है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि आपने कुछ ऐसा पर्सनल सोच के रखा था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी? या आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते थे, मूवी देखना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना? मैम जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था, तब तक थोड़ा नॉर्मल लाइफ़ आप रह सकते हैं। बट हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाए और आपको लगे कि अब एग्ज़ाम जैसे अब 1 महीना, 2 महीना में, तब आप मूवी देखना अवॉइड करें, दोस्तों के साथ हैंग आउट बाद में कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जब तक डेट नहीं आ रहा है, जैसे अभी हमारे पास डेट नहीं है पर एक टेंटेटिव डेट है कि नवंबर में वैकेंसी आ सकती है। तो आप सीरियस हो जाइए, दिस इज़ लाइक टाइम टू गेट सीरियस, लेकिन एट द सेम टाइम यू आई डोंट हैव टू पागल की तरह पढ़ने वाला भूत नहीं करना है अभी। जैसे ही आपकी जब डेट आ जाएगी तब आप वो थोड़ा मूवी, हैंगआउट सब बंद कर सकते हैं। बट अभी जब तक नहीं है तब तक आप थोड़ा, अब ये भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि मेरा जो कंटेंट था, आप बहुत एक स्टक थे कि नहीं मुझे ये चीज़ फ़ॉलो करनी है और मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि इस कोचिंग के नोट्स भी ले लिए, ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसके भी मँगा लिए, खुद जो कोचिंग होती है उसके भी नोट्स ले लिए, देन खुद के सेल्फ बनाने की भी कोशिश करते हैं या कोई सेलेक्ट हो गया तो उसके भी मँगाने की कोशिश कर ली, ले लिए। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगी कि ऐसा करना चाहिए या खुद के नोट्स बनाने चाहिए? मैम खुद के नोट आपके पास किसी के भी नोट्स हों, आई पर्सनली बिलीव आप जब तक उसको हैंडराइटिंग में अपने नहीं लिखोगे ना, आपको वो नोट्स आपको ओन नहीं करेंगे। तो आपके पास जिसके भी नोट्स हो, ये मेरा लाइक फ्री एडवाइस है, आप उसको अपनी हैंडराइटिंग में एटलीस्ट लिखिए और अपने पास उसको रखिए और उसी से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दूसरे के नोट्स होते हैं ना, वो एट टाइम्स क्या होता है कि आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे, वो समझ में नहीं आएगा उसका हैंडराइटिंग, आपको थोड़ा-सा अपनापन नहीं लगेगा। तो जो भी है आप आपको थोड़ा अपना बनाइए, थोड़ा लिखिए उसको अपने हैंडराइटिंग में। और मैम मार्केट में बहुत नोट्स हैं। ना आजकल मैम कोचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके की बहुत है। तो ऐसा कहीं पे भी आपको आपको कहीं तो कन्फाइन होना पड़ेगा, कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब मेन आप है कि आप पढ़ने को पढ़ लेंगे सब, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा ना, जब नोटिफ़िकेशन से एग्ज़ाम का टाइम होगा 2 महीना या 1 महीना का टाइम होगा, तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। और अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप उसको एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएँगे या फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएँगे या फिर इंटरव्यू में बोल नहीं पाएँगे। तो थोड़ा कन्फाइन होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैम हम लोग को हमेशा बताया गया था कि कॉम्पिटिशन का ये मतलब होता है कि आपको दूसरों से आगे रहना है। आपको सब जानना है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है सिलेक्शन का यहाँ पे।
तो मैम जितना पढ़िए मतलब जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप जितना पढ़िए आप उसपे 100% रहिए कि हमसे आज कोई इलेक्शन पूछ ले, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांसफर पूछ ले, हमको नींद में भी जगा के पूछे तो हम बताएँगे क्या होता है। तो उस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि कोई आपसे रात में भी जगा के पूछे कि थेफ्ट का इंग्रीडिएंट्स बता दो तो आप नींद में भी बताएँगे। तो इतना पढ़िए कि आप एकदम मतलब यू हैव टू बी लाइक थॉरो विथ इट। यू डोंट हैव टू सब कुछ पढ़ना नहीं है, आपको जितना पढ़ना है उतना एकदम 100% आपको पढ़ना है। बिल्कुल, लिमिटेड पढ़िए लेकिन उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यस मैम। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं आपको बता दूँ कि जब आपका मॉक हुआ था, तो जैसे ही आपका इंटरव्यू हुआ था, तो जजेस ने एक बात कही थी, वो ये कही थी जैसे ही आप गए थे मीटिंग से तो वो आपके मार्क्स लिख रहे थे कि ये बच्ची बहुत होशियार है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये बात मैं बताऊँगी लेकिन फिर टाइम नहीं मिला कि नेक्स्ट बैच का था और फिर अगेन एंड अगेन फिर टाइम नहीं मिलता था। तो मैं हमेशा सबको यही कहती थी कि और आपका वीडियो मैंने स्पेशली वो बचा के रखा हुआ था कि मैंने कहा मैं अंजलि का वीडियो सिलेक्शन के बाद डालूँगी और मुझे भी पक्का बिल्कुल विश्वास था कि अंजलि का सिलेक्शन तो ज़रूर होगा और काफ़ी अच्छी रैंक पे 2 डिजिट के अंदर आपका बहुत अच्छे से आया है और मुझे तो बहुत खुशी है। मैंने सच में बिलीव जो आप कह रहे हैं ना कि मुझसे ज़्यादा बिलीव दूसरों को था और वो मुझ में देखते थे और कहते थे कि आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो सच में हमने भी देखा कितने दूर है, मैं आपसे वैसे फेस टू फेस कभी नहीं मिली हूँ, फिर भी ये मुझे लगता था और वो जजेस थे, वो तो आपको पहली बार ही देख रहे थे और तीनों जजेस ने बोला था, ऐसा नहीं कि एक ने बोला, तीनों जजेस ने यही सेम बात बोली थी और नेक्स्ट जब हुआ था राउंड मुझे अच्छे से याद है कि जजेस बैठे थे जो उनको टाइम स्लॉट दिया था उनके 15-20 मिनट बाकी थे मैंने आपको इंस्टेंट कॉल किया था कि अंजलि इंटरव्यू चल रहे हैं आप आ जाओ सेकंड बार दे लो तो आपने कहा था कि नहीं मैम अभी ऑयलिंग वगैरह की हुई है ऐसे तो मैंने कहा कैसे भी आ जाओ जैसे भी है वैसे आ जाओ तो मतलब आपको उसके बारे में पता भी नहीं था कि मॉक है और मैंने फोन किया और आप आ गए और भी मैंने एक दो बच्चों को बुलाया था तो मतलब जो सच में जिसकी तैयारी है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज आपने कही कि नींदों में भी कोई पूछ ले कि इंग्रेडिएंट क्या है थेफ्ट के तो ये चीज बिल्कुल आपके साथ थी और आपने इसको प्रूव भी किया था इंस्टेंट फोन पे आए थे आपको याद है वो सेकंड बार जब मॉक हुआ था यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैंने को फोन किया आपने कहा बस मैम 5 मिनट दीजिए और आप तुरंत आ गए थे और तुरंत हुआ था और तब भी जजेस ने यही कहा था वेरी गुड अंजलि और इस बच्ची का हो जाएगा क्योंकि उनको इतना याद नहीं रहता कि ये सेम बच्ची है लेकिन उन्होंने तब भी यही कहा तो मैंने कहा कि देखो जजेस हैं इतने साल 60 साल तो वो मतलब 60 तक तो नौकरी की उसके बाद रिटायर हो गए तो जो बीच में थे उस दिन हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो तो पहले प्रोफेसर भी रहे हुए हैं देन जुडिशरी में आए और वो काफी एजेड है मतलब 75 ईयर्स ओल्ड है तो उन्होंने जिन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने कहा कि इतनी जो पारखी नजर है इतने एक्सपीरियंस जिनकी नजरें हैं वो नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। इसी के साथ अंजलि जी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम।